हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग वर्धन वंश पढ़ रहे थे और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। हम लोग देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन कालीन भारत, हर्ष का प्रशासन। हर्ष ने गुप्तकालीन शासन व्यवस्था को आधारभूत रूप में बनाए रखा, यानी कि जो गुप्त काल की व्यवस्था थी, गुप्त काल में जो शासन प्रशासन की व्यवस्था थी, कहीं ना कहीं उसी को आधार बनाए रखा और उसमें परिस्थिति के अनुसार आवश्यक परिवर्तन किए। गुप्त काल की जो शासन व्यवस्था थी उसी में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया और उसी को बनाए रखा। उसका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उसने प्रशासन की अवधारणा एवं दिशा को संपूर्णतः लोक केंद्रित बना दिया। लोक केंद्रित का मतलब जनता पर केंद्रित कर दिया। सभी साक्ष्य इस तथ्य को निर्विवाद रूप से सिद्ध करते हैं कि हर्ष का संपूर्ण जीवन प्रजा के कल्याण में लगा हुआ था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप देखिए, हर्षवर्धन का संपूर्ण जीवन कहाँ लगा हुआ था? प्रजा के कल्याण में। ह्वेनसांग लिखता है कि हर्ष अपने प्रशासन में ईमानदार और न्यायप्रिय था। अपने कर्तव्यों के निर्वाह में वह अत्यंत नियमित और सख्त था। अपने समस्त आदर्शों एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह भोजन एवं विश्राम तक की सुधि भूल जाता था। यानी अपने काम में इतना लग जाता था कि वह भोजन करना भी भूल जाता था। ह्वेनसांग आगे लिखता है कि राजा के दैनिक कार्यक्रमों की दृष्टि से उसका दिन 3 भागों में बटा होता था। एक भाग में वह शासकीय कार्यकलाप की योजनाओं का निर्माण करता था, संपादन करता था और क्रियान्वयन करता था। शेष 2 भागों में धार्मिक एवं नैतिक आदर्शों की पूर्ति के लिए कार्य करता था। वह इतना व्यस्त रहता था कि पूरा दिन भी उसके लिए छोटा पड़ता था। तो हर्षवर्धन जो है अपने काम को लेकर, शासन प्रशासन को लेकर बहुत ही ईमानदार था, न्यायप्रिय था और उसने अपने पूरे दिन को 3 भागों में बांट दिया। एक भाग में शासन प्रशासन करता था, ठीक है, और दूसरे और तीसरे भाग में धर्म और नैतिकता से संबंधित कार्य करता था। व्यक्तिगत रूप से राज्य और प्रशासन का ज्ञान हो सके, इसके लिए हर्ष स्वयं संपूर्ण राज्य का भ्रमण करता था। यानी संपूर्ण राज्य का दौरा भी करता था। जैसे आज मुख्यमंत्री हैं, हर एक ज़िले में जाते हैं ताकि जिलों की स्थिति के बारे में जायजा लिया जा सके। ऐसे ही उस समय जो हर्षवर्धन होता था वो संपूर्ण राज्य का भ्रमण करता था। बरसात के महीनों को छोड़कर वह वर्ष भर राज्य में दौरा करता था और प्रजा की अवस्था अपनी आंखों से देखता था। उसे अपने राज्य के भूगोल और शासन के आंतरिक ढांचे का पूरा ज्ञान था। यानी उसको पूरा मालूम था कि हमारा जो साम्राज्य है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ कहाँ पे हमारा शासन किस किस तरह से चल रहा है, इसकी पूरी जानकारी हर्षवर्धन को रहती थी। केंद्रीय शासन। अब यहाँ पे कुछ अधिकारी रहेंगे, उनके नामों को आपको याद रखना है। यानी कि जैसे आज एसडीएम है, डीएम है, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, ऐसे उस समय भी होते थे, बस उनका नाम चेंज होता था। अधिकारी का जो पद है उस पद का नाम चेंज होता था। तो राजा जो है वो राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। सबसे ऊपर कौन बैठता था? राजा। उसके उसमें सभी अधिकार निहित थे, यानी जितने भी अधिकार होते थे उन सभी का मालिक होता था। वह सभी बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करता था। युद्ध के समय सैन्य संचालन एवं शांति काल में सैन्य संगठन करता था। और साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश भी वही था, सर्वोच्च न्यायाधीश। यानी उससे बड़ा जज कोई नहीं होता था, राजा से बड़ा जज कोई नहीं होता था। आज्ञा पत्र व घोषणा पत्र भी वही जारी करता था। आय व्यय की भी वह स्वयं देखरेख करता था। प्रत्येक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होता था। कोई भी विभाग हो, चाहे रक्षा विभाग हो, वित्त विभाग हो, सैन्य विभाग हो, कोई भी विभाग हो, उन सभी विभागों का प्रमुख राजा होता था। वह उसका निर्णय अंतिम होता था। अब यहाँ पे देखिए, हर्ष मतलब हर्षवर्धन, हर्ष ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, एक धीराज, चक्रवर्ती, सार्वभौम आदि उपाधियाँ धारण की थी। तो हर्षवर्धन ने ये सारी उपाधियाँ धारण की थी। हर्षचरित में इसे सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार कहा गया है।
हर्षचरित जिसको किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट, इसने हर्षचरित लिखा है। और इस हर्षचरित में हर्षवर्धन को सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार कहा गया है। केंद्रीय शासन का संगठन कई विभागों द्वारा होता था। प्रत्येक विभाग का नियंत्रण मंत्री के अधीन होता था। इस प्रकार शासन संचालन में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी। इसका उल्लेख ह्वेनसांग एवं बाणभट्ट दोनों ने किया है। यानी जो राजा होता था वो सभी चीज़ों का मुखिया होता था, चाहे न्याय का मामला हो, कार्यपालिका का मामला हो, सेना का मामला हो, यानी जितने भी विभाग होते थे उन सभी का मुखिया राजा ही होता था। फिर भी राजा को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी और उस मंत्रिपरिषद में कुछ मंत्री होते थे। तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष के उत्कर्ष काल में किसी न किसी स्वरूप की मंत्रिपरिषद अवश्य थी। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के समय उत्तराधिकार तथा गृहवर्मा की हत्या के उपरांत राज्य संचालन के प्रश्न मंत्रियों द्वारा निर्णीत हुए। जैसे जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकारी कौन बने, या फिर गृहवर्मा की जब हत्या हुई तो उसके उपरांत राज्य का संचालन कौन करे, इसमें जो है मंत्रियों द्वारा कुछ निर्णय दिए गए थे। तो इसका मतलब यह है कि उस समय मंत्रिपरिषद होती थी। ह्वेनसांग एक स्थान पर स्पष्ट लिखता है कि राज्य के ऊपर शासन का एक मंत्रिमंडल था। शासन करने के लिए क्या होता था? एक मंत्रिमंडल होता था। और मंत्री को क्या कहा जाता था? तो मंत्री को सचिव कहा जाता था या फिर अमात्य कहा जाता था। हर्ष के मंत्रियों में पुरोहित, प्रधानमंत्री, संधि विग्राहिक, अचपटलाधिकृत। अब ये अचपटलाधिकृत कौन होता था? नाम थोड़ा अजीब है। तो ये होता था सरकारी कागज पत्रों की देखभाल करने वाला। संधि विग्राहक ये युद्ध का मंत्री होता था, यानी कि जब युद्ध हो जाता था तो संधि वगैरह यही कराता था। तो इसको आप विदेश मंत्री भी कह सकते हैं। इसके अलावा सेनापति होते थे, मीमांसक न्यायाधीश होते थे, महाप्रतिहार कंचुकी या राजप्रसाद का रक्षक। राजप्रसाद यानी जो महल होता था उसका रक्षक जो होता था वो महाप्रतिहार होता था। इसके अलावा एक अधिकारी भोगिक होता था, उपज का राजकीय भाग वसूल करने वाला, यानी कर वगैरह वसूलने वाला। एक कर्णिक होता था, कर्णिक जिसे आज क्लर्क होता है कर्मचारी, वैसे पहले कर्णिक होता था। और एक होता दीर्घध्वज, ये तीव्रगामी संदेश वाहक, बहुत जल्दी से संदेश पहुंचाता था राजा तक, तो इसको दीर्घध्वज कहा गया है। इसके अलावा लेखक, सेवक, ये सभी अधिकारी होते थे। अब एक और देखते हैं। अभी तो हम लोगों ने केंद्रीय शासन देखा, अब प्रांतीय शासन या इसी को हम लोग संस्थागत शासन भी कहते हैं। हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति। ये चीज़ आपको याद रखना है कि भुक्ति किसे कहते थे? प्रांतों को। अब कई सारे प्रांतों का उल्लेख मिलता है, जैसे अहिछत्र, ये एक प्रांत था यानी भुक्ति था। कौशाम्बी हो गया, श्रावस्ती हो गया, पुंड्रवर्धन, उसके राज्य के कुछ प्रांत थे। भुक्ति जो होता था ये विषयों में विभाजित होता था। विषय यानी जिले, जैसे आज राज्य जो है ये जिलों में विभाजित है, वैसे पहले भुक्ति जो है वो विषयों में विभाजित होते थे। प्रांतीय शासक उपरिक, महाराज, गोप्ता, भोगपति अथवा राष्ट्रप्रिय कहलाता था। यानी जो प्रांतों के शासक होते थे उनको किन किन नामों से जाना जाता था? उपरिक, महाराज, गोप्ता, भोगपति या राष्ट्रप्रिय। दूरस्थ प्रांतों में हर्ष अपने विश्वसनीय सामंतों को भी नियुक्त करता था। मगध का माधवगुप्त इसी प्रकार का सामंत था। तो ये तो हो गया प्रांतीय शासन। अब हम ग्राम प्रशासन देखते हैं, ग्राम में कैसे शासन प्रशासन होता था गांवों में। तो प्रांत जो है वो विषय में यानी जिले में विभक्त होते थे और जिले कई गांव में विभक्त होते थे। ये देखिए, प्रांत में कई ग्राम होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। शासन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। हर्ष के समय नगर शासन के विषय में हमें अधिक ज्ञात नहीं है, लेकिन ग्राम शासन एवं अधिकारियों के विषय में काफ़ी जानकारी मिलती है। ग्राम का मुखिया महतर होता था या जिसको ग्रामिक कहते हैं। गांव का मुखिया क्या होता था? महतर या ग्रामिक।
लेखों में जिन अधिकारियों के नाम मिलते हैं उनमें से प्रमुख हैं जैसे सौल्किक, ये चुंगी वसूल करने वाला अधिकारी था। गाँवों में क्या करता था? चुंगी वसूल करता था। सौल्किक, याद रखिए, चुंगी वसूल करने वाला। फिर एक होता था गौलमिक, ये वन उपवन की देखरेख करने वाला गौलमिक होता था। फिर अग्रहारिक, ये ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों की देखभाल करने वाला, ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों की देखभाल करने वाला अग्रहारिक। फिर ध्रुवाधिकरण होता था, भूमिकर का अध्यक्ष, ध्रुवाधिकरण भूमिकर का अध्यक्ष। तलवटक होता था, ग्राम का लेखा जोखा करने वाला। अचपटलिक, कागज पत्रों की देखभाल करने वाला। कर्णिक, ये लिपिक की तरह कार्य करता था, यानी कलर की तरह। तो इतना आपको याद रखना है ये चीज़ें। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सौल्किक चुंगी वसूल करता था। गौलमिक ये बगीचे की देखभाल करता था, यानी वन उपवन की देखभाल करता था। फिर अग्रहारिक ये ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों की देखभाल करता था। ध्रुवाधिकरण ये भूमिकर का अध्यक्ष होता था। तलवटक ये ग्राम का लेखा जोखा करता था। अचपटलिक कागज पत्रों की देखभाल करने वाला। और कर्णिक ये क्लर्क होता था, लिपिक होता था, जो चीज़ों को लिखता था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि ग्राम शासन अच्छी तरह संगठित था, ग्राम स्वावलंबी थे, उनके शासन में गैर सरकारी स्थानीय लोगों का भी काफ़ी सहयोग होता था। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और आगे हम लोग इसके न्याय ये जो हर्षवर्धन है इसके न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, सैन्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे की वीडियो में हम लोग इसके प्रशासन वाले खंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये आप मान के चलिए प्रशासन का पहला भाग है, और अगले भाग में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।